मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ बेसिक पार्ट में आपका खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे क्रॉस में आपने देखा था, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके बारे में कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो अगर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर ए क्रॉस बी को लिख दिया जाएगा। ठीक है, एन कैप रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है ए, दूसरे वेक्टर है यहाँ पे बी, इसके बीच में एंगल है थीटा, तो हम लोग जो वेक्टर है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए है ये बी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी के तौर पे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज कहलाएगी, ए दे रखा है बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी ये दे रखा है आपने। ठीक है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर मिलेगा आपको। तो ए क्रॉस बी इस तरीके के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम आपका करेगा। तो एन कैप की डायरेक्शन है, हम लोग यहाँ से एन कैप लिख के भी छोड़ सकते हैं। बाकी सब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज हमको पता ही है इसके बारे में, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो यहां तक अपने को बात नहीं करनी इस पे ज्यादा। अच्छा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा यार, ये सब कुछ मैं अभी समझाऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला केस ये सब मैं प्रूव करवाऊंगा आज आपको। अभी के लिए बस इतना समझ में आना चाहिए कि भैया जैसे डॉट प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी, ऐसे ही ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना होता था उसके अंदर, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, वो यहाँ पे क्रॉस ये होता था डॉट प्रोडक्ट के केस में सही, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप ए से बी की तरफ जाएंगे डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, अगर आप बी से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे बी से ए की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्शन की वजह से, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से कम्यूटेटिव नहीं हो पाता है, एक अपवर्ड रिप्रेजेंट करेगा तो एक डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को ए के साथ रखूं क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, या उसे बी के साथ रखूं क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। स्केलर क्वांटिटीज क्योंकि डायरेक्शन नहीं रखती, इसलिए अपने को उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा, ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, ए क्रॉस बी प्लस सी है तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के तौर पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे इसे लिख सकते हैं। अब बात आती है किसकी यार, अगर ए क्रॉस बी आपका जीरो हो जाए तो उसके बीच, इसका मतलब क्या है, अगर ए क्रॉस बी मेरे पास जीरो है और वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के या तो पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे, तभी उनके बीच में जो थीटा है वो जीरो होगा, उसी की वजह से आपका आंसर जीरो आएगा। ना वेक्टर ए जीरो है ना वेक्टर बी जीरो है, जो थीटा है उनके बीच में वो कैसा है आपके पास में जीरो, इसीलिए वेक्टर आपका कैसा निकल के आ रहा है, जीरो। ठीक है, अच्छा, अगर ये पैरेलल वेक्टर हो गए तो हम सीधे सीधे रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आर, इसने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b लिखा है, बात बराबर ही है। ठीक है, एंड में अभी किसी को अगर कोई दिक्कत रहेगी तो मुझसे पूछ भी पाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इस केस में। फिर मैं अपने प्रूफ्स और डेरिवेशंस पे जो मैं आज कराने के लिए आपको लेके चल रहा हूं वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली यार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, साइन जीरो। ठीक है, ऑब्वियसली एंगल कितना है, जीरो, तो इस वजह से आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। अब आई का आई के साथ अगर आप क्रॉस निकालने की कोशिश करोगे तो भी आंसर ऑब्वियसली जीरो ही आएगा यार, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डायरेक्शन कौन सी आएगी, सेम लाइन से सेम लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं होती यार, परपेंडिकुलर तो दोनों चीजें होती है, उसमें जे भी और आई भी है, तो कुछ भी लो, जीरो इंटू आई लिख लो, जीरो इंटू जे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जे इंटू जे और के इंटू के, ये दोनों ही आंसर कितना देंगे आपको, जीरो। आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, सब आंसर कितना देंगे आपको, जीरो। अब मैं आई इंटू अगर जे करने लग जाऊं तो क्या आंसर आएगा, तो देखो बेटा, आई मैंने आपको एनसीईआरटी में भी सिखाया था, एक सर्कल टाइप है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो आई यहां लिखा है, जे यहां लिखा है और के यहां लिखा है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। अब आई का क्रॉस जे के साथ लेंगे के मिलेगा, जे का आई के साथ लेंगे, जे का के साथ लेंगे आई मिलेगा, के का आई के साथ लेंगे जे मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं के कैप, जे कैप और आई कैप, अगर इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, मतलब अगर आप आई का के साथ लेंगे तो माइनस जे मिलेगा, अगर आप के का सॉरी जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे माइनस आई मिलेगा, जे का आई के साथ लेंगे माइनस के मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मिलता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव मिलता है, यही। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो चीज आपको सिर्फ डायरेक्शन देगी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा
आप ध्यान से देखिए, आई का जे के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये आई है, ये जे है और ये के है। ऑब्वियसली आपने किया क्या है, आपने यहां पे अपना आई से जे की तरफ जा रहे हैं आप, तो आई पे आपने ऐसा हाथ रखा और फिंगर्स को रोटेट कर दिया इसकी तरफ, तो आपका थंब जो है वो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा के कैप। इसलिए आई का जे के साथ करेंगे तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा के कैप। ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना चल रहा है बेटा, 90 डिग्री, तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं 90 डिग्री। तो मॉड I1 मॉड J1 sin 91 एंड के कैप। तो I क्रॉस J किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके के कैप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। सेम J क्रॉस I, वो इसी को फॉलो कर रहे हैं, J का I के साथ क्रॉस, सॉरी J का K के साथ क्रॉस I मिलेगा, K का I के साथ क्रॉस कितना मिलेगा, J मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे सर उल्टे साइड में क्या करेंगे, तो बेटा यही चीज याद रखनी है कि अगर A का B के साथ क्रॉस ले रहे हैं तो माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर आएगा। मतलब अगर I का J के साथ क्रॉस लिया तो K मिल रहा है, लेकिन कल को आपका दिल करे कि नहीं तो सर मैं तो ये लूंगा, J का क्रॉस I के साथ लेंगे तो माइनस K आपको लिखना पड़ेगा, वरना आपके आंसर में क्या हो जाएगा, गलती। उस गलती को हम नहीं करेंगे और इस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये चीज इसने यहां भी मेंशन किया कि वो इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन किससे कनेक्टेड है, आपके नेगेटिव साइन से कनेक्टेड है। इस वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको नेगेटिव के तौर पे कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप बराबर करना चाहते हो तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। आइए बात अगली करते हैं यार। अब अगला यहां तक खत्म हो चुका है, इस जगह तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहां तक। चलिए मैं यहां तक बता देता हूं, फिर एक साथ डाउट ले लेंगे। तो बेटा अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मान लेते हैं ए वेक्टर आपके पास ये है, A1I A2J A3K, और बी वेक्टर अपने पास में कितना है, B1I B2J B3K। तो अगर मैं इसका क्रॉस निकालने को बोलूं आपको, A का क्रॉस B के साथ, तो A1I A2J A3K B1I B2J B3K। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम लोग कर रहे हैं I का I के साथ क्रॉस 0 हो जाएगा, I का J के साथ निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, K, तो A1 B2 आपको K मिल जाएगा। फिर I का K के साथ निकालेंगे तो माइनस J मिल जाएगा, A1 B3 J माइनस ऑलरेडी मैं यूज कर लिया, J का I के साथ तो माइनस K मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा A2 B1 कितना आ जाएगा, K कैप। इस J का J के साथ 0, J का K के साथ करेंगे तो I आ जाएगा आपके पास में A2 B3, यहां पे आ जाएगा I। फिर यहां से देखिए K का I के साथ करेंगे, सर्कल तो वही चल रहा है ना, I J और K का I के साथ करेंगे तो J मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा A3 B1, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, J मिल जाएगा। फिर इसके पास में A3 B2 से करेंगे तो K कैप ये दे रखा है, J कैप ये दे रखा है, तो K का J के साथ करेंगे तो माइनस I आ जाएगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसके साथ में A3 B2, ये K का J के साथ करेंगे तो I हो जाएगा। ये ओवरऑल आंसर आएगा, K का K के साथ 0 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर देखो मैं फिर से देख लेता हूं, I का I के साथ 0, I का J के साथ, I का J के साथ K मिल जाएगा। उसके बाद आपने I का K के साथ किया तो I का K के साथ मिलेगा तो माइनस J मिल जाएगा, करेक्ट है। J का I के साथ करेंगे तो J ये लिखा हुआ है, यहाँ पे J लिखा हुआ है मेरा, अगर J का क्रॉस करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन हो गई माइनस K। फिर उसके बाद J का J के साथ 0, J का K के साथ करेंगे, J का K के साथ I आ जाएगा, सही है। K का I के साथ J मिल जाएगा, सही है। और K का J के साथ माइनस I मिल जाएगा, गलत तो नहीं लिख दिया, A3 B2, ये इसके साथ में A3 B3, ओके, ये A3 B3, और यहाँ पे A3 ये नहीं सॉरी K के साथ नहीं किया ना, J के साथ किया, B2 ही आएगा, करेक्ट, ये B2 ही आएगा और ये B1 ही आएगा, करेक्ट है यार, बताइए। हाँ यहां तक सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। अब मैं ये समझाने वाला हूं आपको कि बेटा अब यार ये इतना बड़ा बार बार कौन करेगा और इसमें कौन इस डायरेक्शन को याद रखेगा, तो इस चीज के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है। दैट शॉर्टकट इज A क्रॉस B का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो a जो पहले लिखा जाएगा वो इस रो में आ जाएगा, दैट इज a1 a2 a3, और ये आ जाएगा b1 b2 b3। ध्यान रखना है हम लोगों को कि रिस्पेक्टिव होना चाहिए, i के नीचे i की वैल्यू ही रखी जानी चाहिए। तो a1 i के साथ था तो यहाँ पे b1 भी i के साथ था, तो यहाँ पे a2 i के साथ था, j के साथ था, यहाँ पे b2 भी j के साथ था, यहाँ पे a3 यहाँ पे और b3 यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रख लिया तो ये रिजल्ट निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपल डिटरमिनेंट हम लोग जैसे यूज करते आए हैं वैसे ही आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज इसने यहां से बताने की कोशिश की है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो आप उसका a क्रॉस b से डिटरमिनेंट का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, शुरू से लेके इस जगह तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, मैं 9th और 10th आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला बता दिया? नहीं बताया बेटा, अभी उसका तो डेरिवेशन करवाएंगे। अच्छा सर, ठीक है, वो सब एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसका डेरिवेशन पार्ट हमको देखना पड़ेगा, तभी हमको वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग आएगी। थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे यार। देखो वेक्टर 3D को ना जल्दीबाजी में निकालने का मेरा मन नहीं है। अदरवाइज देखो, कैलकुलस वैलकुलस आपने खूब डीप पढ़ा है, लेकिन वेक्टर 3D आपने पढ़ लिया, उसी में से 4 क्वेश्चन होंगे जो आपसे सही हो सकते हैं जेईई मेन के पेपर में। तो मैं आराम से चलाना चाहता हूँ, डेरिवेशन वगैरह सब कराते हुए। सर इसकी जो डेरिवेशन है वो एनसीईआरटी में गिवन है ना? एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है सर। यहां तक डाउट है किसी को? नहीं है सर। नो सर। ठीक है, चलिए लास्ट वाले को लेते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। वैसे तो ये प्लेन में डिस्कस करना था, लेकिन आप ऐसे समझिए, दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। अब ये दोनों अपने पैरेलली मूव कर सकते हैं यार। अब आप बोलेंगे सर बाई चांस मेरा तो कोई एक वेक्टर ए यहां बना दिया और एक वेक्टर ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी इसको मूव करके यहां लाएंगे, इसको मूव करके यहां लाएंगे, दोनों का डायरेक्शन फिर से इनके बीच में कोई एंगल बन जाएगा। अनलेस दे आर पैरेलल, जब तक वो पैरेलल नहीं होंगे तब तक हम उनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट कर सकते हैं, उनके बीच में एंगल बना सकते हैं। तो अगर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, उसके बारे में देखिए आप लोग। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन देगा? यही तो हमने समझा कि ए क्रॉस बी तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो मान लेते हैं सी वेक्टर है जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो ए और बी अगर एक प्लेन में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सी वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, जो ए पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, एज वेल एज जिस प्लेन में आपके ए और बी है उस पे भी वो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, अगर सी वेक्टर मेरे पास ऐसा है तो मैं सी कैप निकालना चाहता हूं। सी कैप रिप्रेजेंट करेगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वो हमको रिप्रेजेंट करेगा। सी वेक्टर कितना है आपके पास में? ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी कैप को रिप्रेजेंट करेगा। तो सी कैप इज सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। आप बोलोगे सर इसका डाउनवर्ड भी तो पॉसिबल हो सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए अगर इसके सामने प्लस माइनस लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार। प्लस माइनस नीचे की तरफ जो वेक्टर मिलेगा, मैं बी से ए की क्रॉस में भी तो जा सकता हूं, जरूरी थोड़ी है ए से बी के क्रॉस में जाए। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल जा सकते हैं, वो भी तो परपेंडिकुलर रहेगा। अब उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस डायरेक्शन होनी चाहिए। जो परपेंडिकुलर है ऊपर या नीचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये सी कैप रिप्रेजेंट करेगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, बिकॉज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है इस पार्ट में? तो कोई दिक्कत है, कुछ समस्या है तो बताइए। अच्छा, अगर यूनिट वेक्टर आपको मिल गया तो उससे अगर आप किसी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ में, तो नया वेक्टर आपके पास तैयार हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर बट हैविंग द मैग्नीट्यूड व्हिच वी हैव गिवन। तो यही इसने बोला है कि अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड r है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्यों?
क्योंकि हमको परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाना है जिसमें आपका ए और बी है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस आर वेक्टर, जो वेक्टर आपको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया है, उस मैग्नीट्यूड से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। कल भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आर मल्टीप्लाइड बाय ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस माइनस, ये चीज रिप्रेजेंट करेगी अ वेक्टर with magnitude r and perpendicular to a and b, ये इससे रिप्रेजेंट होगा। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, वरना यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का। अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सर लास्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट सेम ही है ना? सेम ही है, बस एक में यूनिट वेक्टर है और दूसरे वाले में क्या निकाल रहे हो आप, नया वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को देके उसको। स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है बेटा, प्रोजेक्शन एक वेक्टर पे दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने आपसे बोला कि एक वेक्टर ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर आपको ये दे रखा है, लाइन सीधी बना लेते हैं। एक वेक्टर अपने पास में ये दे रखा है, दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर B। तो मतलब आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो क्या, इस वेक्टर का यहां पे कंपोनेंट विद एंगल थीटा, तो वो कहलाता है A डॉट B का कैप। A डॉट B का कैप। वैसे भी आपने कंपोनेंट तो पढ़ा था ना फिजिक्स में, क्या होगा इस वेक्टर का, इसका कंपोनेंट A cos थीटा। इससे भी वही सेम चीज निकल के आएगी। अब ट्राई करके देखिए, तो समझ में आया बच्चे? ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। हो गया सर? हो गया। चलिए बड़े, यस सर। ठीक है। अब इसने कुछ बोला है, अब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, है ना। ये लास्ट वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग बाकी को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये लास्ट वाला तो ले लेते हैं यार। मुझे एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी, तो यार ये ऑब्वियस है यार, ए क्रॉस बी कितना दे रहा है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन वो तो पॉजिटिव दे रहा है ऑलरेडी। तो ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 1। तो मैं साइन थीटा बोल सकता हूं आपको, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को इस वाले में तो बता दीजिए। अब आप बोलोगे सर अब एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा है दोनों जगह, ठीक है, तो वो एक्यूट ही देगा आपको, ठीक है। दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो एक्यूट ही देगा। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लेगा तो एन कैप डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो एक्यूट ही देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किस हिस्से की तरफ, नए पार्ट की तरफ, उसे हम लोग यहां से समझना सीखेंगे। तो पहली हेडिंग लिखिए, पहली हेडिंग लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एक एक करके हम लोग सारी चीजें लेना स्टार्ट करेंगे यार। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको देखना है यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं लिखते जा रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये पॉइंट मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कितना यार, ओ,
ठीक है, ये वेक्टर मेरे पास कितना है a, ये वेक्टर मेरे पास है कितना है b, मतलब पोजीशन वेक्टर्स मेरे को पता है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, a वेक्टर पोजीशन वेक्टर है बेटा ये a, और ये b भी पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है ये पूरा वेक्टर यहां से यहां तक जो मैग्नीट्यूड रखता है वो इसके बराबर रखेगा, और ये यहां से यहां तक, इन दोनों में सेपरेट कुछ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे भी हम इसको ओरिजिन कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया, यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया ये वाला पोर्शन। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया होता कितना है, बेस इनटू हाइट ही तो होता है। ठीक है, अगर मैं बात करने लगूं तो बेस इनटू हाइट ही तो होगा। तो ये परपेंडिकुलर, अगर मैं इसके बीच में एंगल कंसीडर करके चलूं थीटा, तो बेस इनटू हाइट मतलब ये वाला पोर्शन अगर मैं कैलकुलेट कर लूं किसी भी तरीके से हाइट वाला, और ये इसका बेस है, तो इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ये कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, ये थीटा आपको दे रखा है ना, तो अगर मैं बोलूं कि ये बी से डी के बीच में ये प्रोजेक्शन क्या होगा, ये थीटा है, तो देखो इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन वेक्टर ए कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं ये प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा यहां से यहां तक, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस लेने आते हैं ना आपको, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। तो ये वाला और ये वाला चीज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं, अगर मैं बेस इनटू हाइट करता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट कितना आ जाएगा बेटा, मॉड बी साइन थीटा के बराबर। तो ये हो गया 1/2 मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो मैं क्लियरली इसे लिख सकता हूं बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज बता दीजिए। अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इसमें ये ए और बी किसकी तरह एक्ट करेंगी बेटा, साइड्स की तरह एक्ट करेंगी। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, ये ओ मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन है, ये मेरे पास ए है, ये बी है, इनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे पता है। मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो बस ये इसके साथ एंगल दे रखा है थीटा, तो मैं इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लूंगा अलोंग दिस बीडी। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हमको पता है, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट लूंगा तो ये आ जाएगा बी cos थीटा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर अलोंग में लूंगा तो ये बी cos थीटा हो जाएगा, ये बी sin थीटा मॉड बी sin थीटा हो जाएगा। बस ये मॉड बी sin थीटा यहां से यहां तक ये इसका कंपोनेंट हो गया। तो ये मेरे पास हाइट हो गई, और ये मेरे पास में क्या हो गया, बेस हो गया। इसका बेस की लेंथ कितनी है मेरे पास, मॉड ए, तो हाफ बेस इनटू हाइट मैंने अप्लाई किया, हाफ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के तौर पे हमने इसको लिख लिया। ठीक है सर, ओ से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका क्या नाम है, कुछ नहीं बेटा, यहां तक नाम कुछ भी ले सकते हैं तुम, ये तो डायरेक्शन इसके साथ ले रहे हैं ना, इसका कंपोनेंट ऐसे और ऐसे ही आएगा, तो कंपोनेंट इसके बराबर ही रहेगा। या तो आप ऐसे देखो, ये थीटा लिया आपने, ये 90 लिया, ये वाला कितना लिया आपने, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बीडी लोगे तो बीडी का लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस ऑफ बी ये cos 90 माइनस थीटा, उस पे आप मॉड लगाएंगे तो मॉड बी साइन थीटा, ये भी आ जाएगा, फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तरुण, तब भी सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है तो यही डेरिवेशन इसका है, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में मतलब, अब नोट के तौर पे मैं लिखना चाहता हूं, यहाँ पे ये नोट है। अच्छा, यहां से तो शुरुआत हुई है, अभी कई सारी चीजें हैं, तो भटकना नहीं है, सिंपल सी चीज है, ये तो बता दिया है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास दो ऐसे दिया है, एक ट्राइंगल ए दिया, बी दिया, सी दिया, तो ये वेक्टर है ए, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी। ठीक है, अब मुझसे बोला गया है कि मुझे इसका एरिया निकाल के दिखाइए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूंगा तो 1/2 मॉड ऑफ, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, ए भी लिया जा सकता है, बी ए लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो बी ए क्रॉस में कितना लिया जाएगा, बी सी, ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ बी टू ए, मतलब ए के पोजीशन वेक्टर में से बी के पोजीशन वेक्टर को निकाल दीजिए, तो ए माइनस बी यहां पे आपने यूज किया, क्रॉस प्रोडक्ट विद
आप देखिए यहाँ पे BC के केस में कितना हो जाएगा, C आगे है तो C माइनस B आप इसे लिख सकते हैं। ये बहुत लंबा पार्ट है बेटा, ये होगा, उसके बाद फिर हम वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, फिर रेसिप्रोसिटी देखेंगे, तो काफी लंबा चौड़ा ही है। तो इस तरीके से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। हर्षित तुम क्या पूछना चाहते हो मुझे? सर बाकी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हर्षित क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? मुझे समझ नहीं आया। सर आ गया। आ गया? हाँ सर। बड़े आगे नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए हेडिंग लिखिए। थीटा के साथ क्या लिखा है सर? साइन थीटा। बी लिखा है, मॉड बी लिखा है बेटा, मैं लिख देता हूं क्लियरली। ठीक है, चलिए डन है मामला। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं यार। नेक्स्ट हमको काम करना है किसकी तरफ? नेक्स्ट लिखिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग निकालना चाह रहे हैं बेटा। अब मैं एक एक चीज यहां पे बनाऊंगा, उसके हिसाब से देखते जाइएगा। ठीक है, तो मैंने लिया O से A, फिर मैंने यहां पे लिया इस तरीके से ये C वाला पार्ट यहां तक। O से लेने का फायदा क्या होता है? आप मुझसे बोल सकते हो कि सर आपने सारी चीजें ये O से कंसीडर करके चलने में क्या मजा आ रहा है? तो मैं बोलूंगा बेटा O से लेने का फायदा, पोजीशन वेक्टर को डायरेक्टली उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास O यहां लिखा, ये मैंने A लिया, ये C लिया, ये मैंने D लिया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? इसको ज्वाइन कर लो, और ये कर लो। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पैरेललोग्राम की पता होनी चाहिए बेटा, इसको हम लोगों ने बोल दिया बी। क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए? ठीक है, अब बी बोल सकते हैं, इसे डी बोल सकते हैं, जो आपका मर्जी है। तो OB और BC इसकी लेंथ दोनों की बराबर रहेगी। इसी तरीके से ये AB और BD इसकी लेंथ बराबर रहेगी। मतलब ये जो डायगोनल का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, डायगोनल बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं इस केस में। तो बेटा ये मेरे पास बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब पोजीशन वेक्टर आपकी मर्जी, आप कैसे लेना चाहते हैं। अब पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है? पैरेललोग्राम के केस में अगर साइड है तो उससे अलग तरीके से एरिया निकाला जाता है, अगर उसमें डायगोनल है तो उसमें अलग तरीके से एरिया निकाला जाता है। तो हम पहले किसके केस में दे रखे हैं? जब डायगोनल्स आपको दे रखे हो। ठीक है, तो इसका डायगोनल वेक्टर हमको मिला हुआ है और ये वेक्टर भी हमको मिला हुआ है। ये वेक्टर जो मिला हुआ है हम लोगों को, उसे हम लोगों ने ले लिया है, ये सी वेक्टर और डी वेक्टर के तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार, क्योंकि ओ से सी की तरफ जा रहा है तो सी वेक्टर, और यहां से ये वाला ए टू बी जाना, चलो डी ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, वरना ओ टू डी जाना डी वेक्टर के तौर पे लेना चाहिए। या डायगोनल है तो D1 D2 ले लेते हैं, ये भी ज्यादा सही रहता है। तो आपने ले लिया एक D1 डायगोनल और ये ले लिया आपने D2 डायगोनल। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, मेरा वैसा चल रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर यहां से यहां तक वेक्टर D2 है तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा मॉड D2, और यहां से यहां तक हमने बोला हाफ है, तो हाफ होने का मतलब ही कितना है? मॉड D2 का हाफ, सीधा सीधा से इतना मतलब है। तो बेटा एक बात बताओ, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पे भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों हिस्से हमारे पास में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये चारों हिस्सों में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से आ रहा है, तो जो एरिया रहेगा इसमें, भाई हर साइड का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है, तो एरिया रहेगा इसमें 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 और इसमें, वो क्या रहेगा आपके पास में, बराबर रहेगा। तो बस मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACD अगर निकालना चाहूं तो मैं 4 टाइम्स ऑफ बोल सकता हूं किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोला जा सकता है भाई, BCD, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD आपके पास में दिया गया है, तो BCD का एरिया अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर इनटू हाफ प्रोडक्ट, तो हाफ मॉड ऑफ ये वेक्टर का हाफ करना होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज लेना पड़ेगा ना अपने को, तो कितना लेना पड़ेगा, D1/2 क्रॉस D2/2, मतलब आपने हाफ मैग्नीट्यूड के वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। भाई यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना था आपके पास में, ये वेक्टर कितना था, वेक्टर डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड हाफ हो रहा है, यहां से यहां तक डायरेक्शन सेम है, लेकिन आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड था D2 मॉड D2, लेकिन यहां से यहां तक डायरेक्शन अभी भी सेम है, बस मैग्नीट्यूड उसका हाफ हुआ है, इसलिए मैं यहां से लिख सकता हूं D1/2 क्रॉस D2/2 को लिखा जा सकता है। यहां पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज देखिए ये हो गया 4 × 1/2, ये देखिए 1/2 तो मैग्नीट्यूड से बाहर आ सकता है, बिल्कुल बाहर आ सकता है, मॉड रह गया D1 क्रॉस D2 के अलोंग, आप देखेंगे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने के बराबर, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको डायगोनल मिला होगा तो डायगोनल के केस में सीधा सीधा क्या रहेगा, आपको क्या करना रहेगा भैया, डायगोनल अगर आपको मिलेगा तो ऐसे केस में दोनों डायगोनल वेक्टर्स अगर मिले हुए हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बस इतना सा काम कर लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास निकल के आ जाएगा। तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, अगर बाई चांस आपका कुछ दिल कर रहा है कि भैया ये मुझे पूछ लेना चाहिए तो प्लीज पूछ लीजिए। बताइए जल्दी, डन, डन। बिल्कुल तरुण, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। जो भी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उन्हें क्या याद रखना चाहिए इस पूरे केस में, तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी डेरिवेशन को अगर आप थोड़ा घुमाएं, है ना, और साइड के हिसाब से करना चाहते हैं आपके, बाई चांस पैरेललोग्राम में आपको अब ये डायगोनल नहीं दे रखा, आपको साइड दे रखी है, ठीक है, तो ये वेक्टर दे रखा होता है ए, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको हिंट के तौर पे, आप अपने आप समझ जाएंगे उसको, आप ट्राई करेंगे आपसे बन भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये मेरे पास एक साइड दे रखी है, ठीक है, ये है O, ये है A, ये है B और इसे C बोल दिया। अब उसने बोल दिया भैया इसका पोजीशन वेक्टर है A और इसका पोजीशन वेक्टर है B, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो ये कैलकुलेट करके दिखा दीजिए कि भैया इसका एरिया कितना आएगा। तो बेटा डायगोनल से का यूज करते हैं यार, है ना, तो यहां से अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा डायगोनल, बताओ, ये डायगोनल आ जाएगा। तो डायगोनल वेक्टर आपको पता है क्या, ये वेक्टर आ गया A, ये वेक्टर आ गया B, तो ऑब्वियसली ना ये कितना हो गया, A प्लस B नहीं हो गया क्या डायगोनल वेक्टर, यहां से देखो ना ये वेक्टर कितना हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, A प्लस B, रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने अप्लाई किया, ये A है ये B है, तो ये आ जाएगा A प्लस B। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ये आ जाएगा। अभी आपने क्या बोला भैया, एक मेरे पास डायगोनल हो गया ये, दूसरा मेरे पास डायगोनल हो गया ये, तो ये भी निकाला जा सकता है, ये कितना आ जाएगा, आप A B लेंगे तो B माइनस है, B A लेंगे तो A माइनस है।
बस इसका क्या निकाल देते हैं, हाफ। एरिया निकालने के लिए हाफ, ओसी वेक्टर ले लिया, क्रॉस में कितना ले लेता है, ए बी वेक्टर ले लेता है। बस इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओ टू सी वेक्टर कितना है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने। ए बी वेक्टर कितना है आपके पास में, ये ए बी वाला केस कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, बी माइनस ए। अब प्लस माइनस का टेंशन तुम मतलब मॉड हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है इस केस में। तो बेटा देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ए का बी के साथ कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी। ए का माइनस ए के साथ में आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, ए का ए के साथ में हो जाएगा 0, बी का बी के साथ में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको इसके साथ में प्रोडक्ट करता हूं तो ए का इसके साथ में अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिए तो यहां से कितना आ जाएगा बताओ, माइनस बी क्रॉस है ना। बी का इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहां पे देखिए जरा, इसको चेंज किया तो ये a क्रॉस b आ रहा था, प्लस में कितना आ जाएगा, a क्रॉस b आ जाएगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b के तौर पे आ जाएगा, ये कट जाएगा, मॉड कितना आ रहा है, a क्रॉस b जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है, मतलब अगर बाई चांस साइड मिली हो तब भी हम किसी को अप्रोच करेंगे, डायगोनल वाले को अप्रोच। हाँ सर इसमें हम हाइट ड्रॉ कर देता, क्या करते, हाइट ड्रॉ कर दे एक, क्या ड्रॉ कर दें, हाइट 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 ड्रॉ कर दें, तो हाइट से कैसे निकालते हैं, तो सर वो जैसे ट्रायंगल में किया था वैसे कर लेते। नहीं डायगोनल का फॉर्मूला भी होता है ना, मतलब सॉरी पैरेललोग्राम के केस में कैसे करोगे तुम, हाइट ड्रॉ करके क्या करना चाहते हो, दो लाइन के बीच का हाइट तुमको आ जाएगा फिर। हाँ सर, जैसे आपने ट्रायंगल में किया था ना, फिर वो b sin थीटा निकाल लिया था उससे, फिर तुमको ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा ना बेटा, जो ट्रायंगल है जैसे ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। नहीं सर, जैसे मैं b से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA पे, फिर b वेक्टर उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, b sin थीटा और b cos थीटा। आगे बताओ ना, आगे बताओ। सर फिर वो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे ना। अरे मैं बता रहा हूँ और आसान तरीका लड़के, देखो तुम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे सामने वाली साइड पे, हाँ है ना, तो ये इसका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का, आता है तुमको हाँ निकालना, हाँ सर आता। बस उसको ट्वाइस कर दो, अच्छा सर ठीक है ना, उसको ट्वाइस कर दो सीधा आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस वही है, मतलब ये चीज ना थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के काम करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी किया जा सकता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हाँ समझ आ गया। हाँ वही, यहाँ पे यार एक प्रोडक्ट था या एडिशन था, हमने ये ध्यान दिया क्या, यहाँ मैंने बाय डिफॉल्ट लिखा है क्योंकि वो मेरे दिमाग में फिक्स होगा 1/2 एडिशन लगा, हाँ 1/2 OC और AB, यहां मैंने बाय डिफॉल्ट लिखा है, उससे आंसर सही आ रहा है। यहां पे देखो, यहां पे हमने उसको एडिशन कंसीडर करके मिस्टेक कर दिया, देखो क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना इधर, तो 2 × 2 4 आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेके गड़बड़ हो गई थी, है ना। अंशुल थैंक यू यार, तो इसमें आंसर में इस वजह से किया वहां तक सही है, कट जाएगा 1/2 मॉड d1 क्रॉस d2 के तौर पर रिप्रेजेंट होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल दे रखा है तो हाफ लगेगा, अगर साइड दे रखी है तो हाफ नहीं लगेगा, यही दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। ठीक है, सही है, तो पहले क्यों नहीं बोली लड़की तुम, गड़बड़ तुमको दिख गई थी तो। ठीक है, नोट कर लिया, यहां तक आगे बढ़े, नोट कर लिया, यहां तक आगे बढ़ा जाए। yes. चलिए नेक्स्ट, अब यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई है, अब इन्हीं चीजों का देखो शीट में चलता है, शीट के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए इस वाले रिजल्ट पे अभी हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये देखिए पैरेललोग्राम के केस में ये
एनी क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, जो भी आप बात करेंगे, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं हम लोग, एनी क्वाड्रिलेटरल का भी प्रूव करा देता हूं अभी। तो एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर वेक्टर d1 एंड d2, उसको 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 लिखा जा सकता है। तो आइए पैरेललोग्राम का और प्रूफ, ये सॉरी किसी भी डायगोनल के केस में इसको प्रूफ कर लेते हैं, और बाकी इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं कि a b c are 3 पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a b and c respectively, then the area of the triangle is 1/2। इस चीज को भी हम लोग को प्रूफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोनों को अलग अलग उठाते हैं और दोनों को प्रूफ कर लेते हैं बेटा। तो ये दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे पहले इसी को प्रूफ करते हैं और फिर उसके ऊपर वाले को प्रूफ करते हैं। तो आइए, क्या बोल रखा है इसमें। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक ओपन किया था ना, यहाँ पे पढ़ा तो था कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इस तरीके से तो ये तो निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे ये निकाला हुआ है ना, इसी को ओपन कर देते हैं। इसको जैसे ओपन करोगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ a का क्रॉस इसके साथ निकालेंगे तो a क्रॉस c, a का b के साथ निकालेंगे तो माइनस a क्रॉस b आ जाएगा, b का c के साथ निकालेंगे तो माइनस b क्रॉस c आ जाएगा, और b का b के साथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 1/2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस c है ना, a क्रॉस b, b क्रॉस c। तो ये चल रहा है। अब आपको एक चीज बताएं कि बड़े आसानी से किया जा सकता है। कैसे? आप इसे चेंज कर दीजिए, क्या, इसे c क्रॉस a लिख दीजिए, तो माइनस ऑफ c क्रॉस a माइनस a क्रॉस b, और यहाँ पे b क्रॉस c। तो बेटा होगा क्या ना, ये माइनस क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, तो उसका मॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मींस 1/2। ये कितना आ जाएगा, a क्रॉस b, मॉड से उसे पॉजिटिव कर देंगे यार सबको, a क्रॉस b, b क्रॉस c एंड c क्रॉस a। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अगर तीनों साइड्स, तीनों पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a b c मुझे मिले हुए हैं, तो मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकता हूँ जो हमने यहाँ पे प्रूव करने का सोचा है। 1/2 a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a, यही यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे हो जाए, आप बोलने लग जाएंगे भैया ये तीनों पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे हैं, तो सिंगल लाइन के केस में बेटा क्या होगा, ये तीनों पॉइंट एक ही सिंगल लाइन पे है, ये दे रखा है आपको a, यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे कितना है c। अगर ये एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो बेटा कोलिनियर हो गए ना, और कोलिनियर के केस में एरिया कितना हो जाना चाहिए, 0। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस वजह से इसको क्या लिखा गया बेटा, इक्वल टू 0 के बराबर लिखा गया है। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। कोलिनियरिटी के केस में एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट अपना चलता है सेकंड पार्ट, डायगोनल, ये वाला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एनी क्वाड्रिलेटरल वाले केस में काम करते हैं यार। अभी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमको इसी हिसाब से करना पड़ेगा, दोनों का डायगोनल चूज करते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में ये चल रहा है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है अपने पास में A, B, C एंड D। ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास में है A, B, C एंड D। यहां से हमने क्या किया बेटा, इसको कनेक्ट किया, यहां से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें डायगोनल को रिप्रेजेंट करना है भाई, ठीक है, कि डायगोनल आपने इसको दे दिया, ये AC है और ये BD है, एक को D1 बोल देंगे, एक को D2 मान लेते हैं, इसको D1 बोल दिया और इसको D2 बोल दिया। अब मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है भाई, दो ट्राइंगल टाइप बन रहा है ना इसके अंदर। ये देखिए, आप चाहे कोई सा भी ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ABD कंसीडर कर लीजिए, और बचा क्या है, BCD कंसीडर कर लीजिए। लेकिन हम ट्राइंगल वही लेने के लिए बोलेंगे आपको जो ट्राइंगल क्या होगा, हमारा टोटल एरिया को कैलकुलेट करने का काम कर रहा होगा। तो आइए, हम निकालना चाहते हैं वेक्टर
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, ABCD का अगर वेक्टर एरिया निकालना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूज कर लूं क्योंकि उसमें पूरा एक डायगोनल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एरिया ऑफ ACD भी कर लूं तो उसमें भी एक डायगोनल आ रहा है आपका, ठीक है। तो मैं यूज करने जा रहा हूं ABC So area of triangle ABC plus area of triangle हम लोग कर देंगे ACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हमने कर दिया। अच्छा, ABC का ट्राइंगल अगर देखा जाए तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, D1 V1 हम बाद में यूज करते हैं। तो बताइए, बेस इनटू हाइट वाला भी है, एक लेंथ ये मिल गई, एक लेंथ ये मिल गई, बाद में अपने आप डायगोनल को इंक्लूड कर लेंगे। तो हम यूज कर सकते हैं ना बेटा कि AB हाफ AB क्रॉस में क्या लिया जा सकता है, AC लिया जा सकता है, AB क्रॉस AC ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से मॉड जो अप्लाई होता है बेटा वो इसे पॉजिटिव करने के लिए अप्लाई होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम शुरू से मॉड लगा के चले और मॉड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करें इस केस में, क्योंकि वो पॉजिटिव करने के लिए है बस, ठीक है। अब एरिया ऑफ में क्या निकालना चाहता हूं यार, ACD। अगर एरिया ऑफ ACD आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास चलेगा AC इधर से आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा आपके पास में AD। तो AC AD। अच्छा, मैंने जानबूझ के दोनों की डायरेक्शन को कैसे रखा है, एक ही साइड में रखा है। ये भी AB से AC की तरफ जाएगा तो आउटवर्ड रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी AC से AD की तरफ जाएगा तो ये भी आउटवर्ड रिप्रेजेंट करेगा, ताकि जो मॉड सिंबल है उसका यूटिलाइजेशन अपने को यहां पे ना करना पड़े। अदरवाइज अगर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया तो थोड़ी सी दिक्कत हमको बाद में फेस करने को मिलेगी क्रॉस के केस में, बाकी और कुछ भी नहीं। चलिए, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यार, अब हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। एक बार मॉड का काम हमने खत्म कर दिया, अब हम बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। वही सेम काम करना है अपने को, 1/2 कॉमन निकाल के हम सारा का सारा मामला चेंज करेंगे। तो 1/2 कॉमन निकालने के बाद में अपने पास में बचा क्या, आप पूरी डिस्टेंस को बाद में हम मॉड लगा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, AB क्रॉस AC, यहां पे कितना आ जाएगा AC क्रॉस में कितना आ जाएगा AD। तो यहां से देखिए, अगर मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ, देखिए AC यहां है और AC यहां है। जब तक सेम नहीं होगा, जब तक सेम नहीं होगा, क्या सेम नहीं होगा बेटा, सेम साइड AC नहीं होगा, मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। अगर AC यहां पे यहां आ रहा है तो यहां भी इसे यही आना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ अगर चेंज करूंगा तो मुझे माइनस साइन इसके बाहर लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, विच इज AC क्रॉस AB, लेकिन वो माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से AC क्रॉस क्या निकाला जाएगा, AD। तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/2। आप ध्यान से देखिए बेटा, 1/2 हम लोगों ने यहां ले लिया। अब मैं AC को बाहर निकाल सकता हूं, तो बचा आपके पास कितना, बचा माइनस AB प्लस में कितना है AD। आप चाहें तो इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो 1/2 टाइम्स ऑफ ये हो गया AC, और यहां पे कितना आ गया AD माइनस कितना हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा AD। इसके रीअरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस के रीअरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। AD माइनस क्या कर रहा हूं बेटा मैं, AB। तो AD में से मैंने किसको माइनस किया, AB को माइनस किया। तो एक तरीके से A किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, पोजीशन वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो AD में से आपने AB को माइनस किया तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा जो B क्रॉस D, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने लगाया पड़ा है, तो ये मैग्नीट्यूड के तौर पे आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है भैया, देखो ना, ये है AD, उसके बाद में किसके साथ निकाला जा रहा है, माइनस AB निकाला जा रहा है। ठीक है, तो माइनस AB को इधर ले लिया हम लोगों ने, ऊपर शिफ्ट कर लिया, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो वहां से हमने देखा तो रिजल्टेंट तो यही आना है, इसी ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे तो रिजल्टेंट यही आएगा। AD है ना, माइनस आपने किया AB का, तो ये घूम के लग जाएगा, माइनस जो AB लग जाएगा उसके सामने, ये ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा।
तो या तो ये डायरेक्शन में या तो ये डायरेक्शन में हम मॉड लेके चल रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो AC क्रॉस BD हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बताइए, तो वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, AC कितना लिया गया था पहले, ये आ जाएगा D1 क्रॉस D2। ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है पूरे प्रोसेस में तो बताइए। इसमें भी आपको रिजल्ट याद रखना है, जो पहले वाले हमने किए हैं सॉल्व, उन सब में आपको रिजल्ट याद रखना है। यहाँ भी आपको रिजल्ट याद रखना था, यहाँ भी आपको रिजल्ट याद रखना था, यहाँ भी आपको रिजल्ट याद रखना था, और यहाँ भी आपको रिजल्ट याद रखना था। जो ट्राइंगल वाला केस हमने आपको बताया था, यही ट्राइंगल वाला केस था, इसमें भी आपको रिजल्ट याद रखना था। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो सारे रिजल्ट वो हमने यहाँ पे लिख के दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है, ये हम अभी नहीं देखेंगे बेटा, ये हम देखेंगे किसमें, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, तब देखेंगे। आइए फटाफट यहाँ तक जल्दी बताइए मुझे। सर सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट स्टेप में क्रॉस का साइन भी आएगा ना बीच में? यस, ये क्रॉस लिखना है। ठीक है, ये क्रॉस आएगा, ये कॉमन आएगा तो क्रॉस आएगा। थैंक यू यार अंशुल। तो यहां से देखो, आपने यहां से कॉमन निकाला है, ऐसे केस में इसको निकाला, और AC यहां से क्रॉस निकालेंगे आप कॉमन, तो आपके पास में बचेगा क्या, ये जो भी अंदर बच रहा है वो प्लस या माइनस साइन के साथ आएगा, और AC अपने साथ में क्रॉस को ले जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस यहां से आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई गलती या और कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन ले, डन यहां तक? चलिए, तो ये यहां तक एक तरीके से हमने पूरा कैप्चर कर लिया। ठीक है, यहां तक आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वाला हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, हाँ सेंटर में है चिराग, तो ये पूरा पूरा हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ चला जाए। यस ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसी के हैं, यहीं से लेना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके दिखाइए। डन, किसने किया? निकिता बोल रही है डन। जल्दी बताओ और लोग। यस, सेम जो क्वेश्चन पूछा गया है वही हमारा प्रॉपर्टी भी था ना। तो देखो, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब ये वेक्टर है मेरे पास, ये और ये, इसके परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, दिया क्या था उसने, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा और उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B के लिए कितना हो जाएगा आपके पास में, I, J और K हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये
4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। ये है -2, ये है 1 और ये है -2। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे i टाइम्स ऑफ ये ब्लॉक ये 2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस j टाइम्स ऑफ ये वाला तो कितना आ जाएगा -8 और ये कितना आ जाएगा +6 प्लस k टाइम्स ऑफ ये वाला ब्लॉक तो आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस -2। तो ये अपने पास में आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं i एज इट इज। तो ये हो जाएगा 2 -3 सही है। फिर j माइनस में ये ब्लॉक -8 प्लस 6 k एज इट इज 4 और ये तो आ जाएगा -i ये कितना आ जाएगा -2 तो +2j और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2k। ये आ जाएगा a क्रॉस b मतलब c आपके पास में है तो c कैप कितना हो जाएगा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो c इज -i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। मैग्नीट्यूड ऑफ c अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये कितना आ जाएगा √1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा √9 दैट इज 3। तो ये आ जाएगा 3 तो ये आ जाएगा -1/3 टाइम्स ऑफ i कैप, 2/3 टाइम्स ऑफ j कैप एंड 2/3 टाइम्स ऑफ k कैप। ये मेरे पास आ जाएगा c का कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया यार। अब मुझे प्लस माइनस अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब b क्रॉस a भी तो ले सकते थे तो 9 मैग्नीट्यूड के साथ मैं क्लियरली बोल सकता हूं वेक्टर इज d। सो वेक्टर d वुड बी +-9 टाइम्स ऑफ c कैप मतलब +-9 टाइम्स ऑफ ये -1/3 i प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ j एंड 2/3 टाइम्स ऑफ k। ये हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज आर डी। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी जानना पहचानना है, कुछ भी ऐसी बात हो बताइए। समझ आया, कुछ भी ऐसा हो, यही हमने पढ़ा था इसी में। ठीक है, इसी केस में हमने पढ़ा भी था ना ये वाला, देखिए यहीं पे तो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड वाला +-r a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। उसी सेम चीज को अप्लाई कर दिया हमने, ये हमारा आंसर है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़े आगे, एलिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेना है, अपने को शो करके दिखाना है। ये है फॉर एनी 3 वेक्टर्स a b c शो दैट a क्रॉस b प्लस c, b क्रॉस c प्लस a, c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने को शो करके दिखाना है। जल्दी ट्राई करो, आंसर निकाल के दिखाओ। डन। हाँ भव्य बोलो। Done, sir. हैंड रेज किया ना भव्य, बोलो। बढ़िया विधि। देखो यार सिंपल सा टास्क है, बस
बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खोल दो, ये कितना आ जाएगा देखो जरा, ए क्रॉस बी प्लस कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी यहाँ पे और ये बी क्रॉस ए चल रहा है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे सी ए क्रॉस सी इधर लिखा है, सी क्रॉस ए इधर लिखा है, कट जाएंगे। ऐसे बी क्रॉस सी इधर लिखा है, सी क्रॉस बी इधर लिखा है, कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा सी? बताओ किसी को कोई डाउट है? अगर नई बात समझ में आई तो देखो ए क्रॉस बी यहाँ था, मैं इस बी क्रॉस ए को लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी। इसी तरीके से ए क्रॉस सी यहाँ था तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस सी। यहाँ पे देखिए बी क्रॉस सी यहाँ पे था तो बी क्रॉस सी यहाँ पे था माइनस ऑफ ये बी क्रॉस सी में ऊपर वाले को लिख सकता हूँ, सब कट जाएगा एक दूसरे से, आंसर आ जाएगा सी। नल। अगला क्वेश्चन ले लें। यस सर। यस सर। किसी और को कोई डाउट पूछना हो? क्या हो रहा है इसमें? चलिए ये दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दे रखा है ए क्रॉस आई कैप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे कैप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर क्रॉस के कैप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मैग्नीट्यूड ए उसका स्क्वायर। ट्राई कीजिए। जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अनंत की तरफ से आया कि उसने कर लिया है, बाकी लोग
चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले है लेके करना है सब ऐड ट्रांसफर। चलिए कोई नहीं, सॉल्व कर देते यार आपको। ए क्रॉस आई कैप, तो ए वेक्टर हम लोग अज्यूम कर लेंगे A1 I, A2 J, A3 K, A क्रॉस I, तो A क्रॉस I, भैया I तो खत्म ही हो गया ना, I का इसके साथ क्रॉस लेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा कौन, ये। तो I का क्रॉस लिया जा रहा है, A2J क्रॉस I लिया जा रहा है और A3K क्रॉस I लिया जा रहा है। अब ये J से I की तरफ जाएंगे तो माइनस K आ जाएगा, और इसमें अगर I से J की तरफ जाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब I से J की तरफ अगर जाने की कोशिश करेंगे, सॉरी K से, तो K आपका यहाँ है, J आपका यहाँ है, I आपका यहाँ है, आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आपको K मिले, मतलब J मिलेगा, A3J मिल गया। तो ये है A क्रॉस I का फंडा, है ना। उसका हमने ले लिया मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस I उसका मैग्नीट्यूड जैसे लेंगे तो रूट ओवर माइनस A2 का स्क्वायर, दैट मींस A2 स्क्वायर, A3 का स्क्वायर आपके पास आ गया, स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, मतलब कुल मिला के अगर मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूँ A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। सिमिलरली A क्रॉस J के बारे में बात करूंगा मैं, तो A क्रॉस J का स्क्वायर सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ बेटा कि वो मुझे कितना देगा, रूट ओवर। अब J किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, हमने लेट किया था तो J एसोसिएट हुआ A2 के साथ में, तो वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। वैसे अगर हटाना चाहूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ जरा, A1 स्क्वायर आ जाएगा और कितना आ जाएगा, A3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं A क्रॉस K लूंगा तो A क्रॉस K उसका अगर स्क्वायर लिया जाएगा तो A क्रॉस K के केस में हम कह सकते हैं बेटा A1 और A2 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर किया तो A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, बस बेटा सबको कर देते हैं ऐड। इन सबको जैसे ही ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास में, इन सबको ऐड करने पे A क्रॉस I का स्क्वायर, A क्रॉस J का स्क्वायर, A क्रॉस K का स्क्वायर, तो इन सबको ऐड करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यार कि 2 टाइम्स ऑफ मॉड A उसका स्क्वायर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? ये पूछा गया था ना मॉड A का स्क्वायर आएगा या नहीं, तो आंसर आउट हो गया। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी तरीके से? बिल्कुल अनंत, स्क्वायर निकाल के ऐड करना है और कुछ नहीं करना।